नाजरीन, हमारा दिल कब सबसे ज्यादा खुश होता है, जरा बताइए मुझे। जी हाँ, जिंदगी में दो मौके ऐसे जरूर आते हैं जब हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। पहले तो तब जब मौसम बहुत सुहाना हो, और दूसरा तब जब हमारा दिल, जो हमने तमन्ना उसके अंदर रखी है, हम उसे पूरा कर सकें। हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा होते जब अपनी आंखों के सामने देखते हैं, तब हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब होती है, तो मैं आपको जरूर बता देती हूँ, जब मेरी आप लोगों से मुलाकात होती है। हर हफ्ते बस मैं यही सोचती हूँ कि मैं जल्दी से ऑफिस जाऊं और आप लोगों से, अपने नाजरीन से, अपनी खवातीन से मुलाकात करूं। तो हर हफ्ते लेकर आ जाती हूँ आपके लिए कुछ लम्हे फुर्सत के। तो अपने आज के शुमारे की आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि अपने आज के इस शुमारे में क्या कुछ खास जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी खातून से जिनकी स्टोरी देखकर, जिनकी बातें सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी एक इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। हम खवातीन की ज़िंदगी भी कैसी होती है ना, जब हम स्कूल में जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हम ज़िंदगी में ये कर जाएंगे, वो करके दिखा देंगे। लेकिन फिर एक ऐसा हमारी ज़िंदगी के अंदर वक्त आता है जब खवातीन की शादी हो जाती है, ब्याह हो जाता है, और हम अपने घर की जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं उलझ के रह जाते हैं, या कहें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के चक्कर में जो हमने तालीम हासिल करी है, जो तालीम हासिल करने के बाद हमने सपने देखे थे, जो हमने सपने बुने थे, उनको कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ देते हैं और ज़िंदगी के एक नए सफ़र पर आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक मौका ज़िंदगी हमें देती है जब हमारे अपने ही हमें कहीं ना कहीं जो है, हमें एक पॉजिटिव साइड दिखाते हैं और दोबारा हम अपने सपने को जीना शुरू करते हैं। एक ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर, एक ऐसी ही खातून लेकर आज हम आपके सामने आए हैं, जिनकी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को जो है वो कनेक्ट कर पाएंगी। तो आइए हम आपकी जो है वो मुलाकात करवाते हैं। तो समन जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे आज के इस शुमारे में। अस्सलाम वालेकुम। तो अब आइए हम जानते हैं समन जी के बारे में कि क्या है उनकी कहानी, कहाँ से शुरुआत की और आज कहाँ पर, किस मुकाम पर हैं। ये जानना समझना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो समन जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी तालीम से। आप कहाँ से हैं, कहाँ से तालीम हासिल की, क्या बताएंगे अपने बारे में? जी, मैं रामपुर से हूँ। छोटा टाउन है, नवाबों का शहर है। तो वहाँ पर हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता था, इंग्लिश स्कूल, कॉन्वेंट, सेंट मैरीज कॉन्वेंट। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहाँ एडमिशन कराया। उस ज़माने में ये होता था कि 7th तक लड़की आती थी तो स्कूल से निकाल लेते थे बिकॉज ऑफ स्कर्ट वगैरह पहनने की वजह से। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं किया और मैंने पूरा 10th कॉन्वेंट से किया। मेरी स्कूल टीचर्स भी अच्छे थे, बहुत अच्छा माहौल था। अच्छा, क्योंकि मैं रामपुर का माहौल था तो बहुत ज़्यादा आउटगोइंग तो था नहीं उस ज़माने में। हमारा घर बहुत बड़ा था, आंगन था खूब बड़ा, तो मैं करना बहुत कुछ चाहती थी ज़िंदगी में हमेशा। तो मैंने घर के आंगन में साइकिल चलाना सीखी। साइकिल, फिर मुझे ही शौक़ होता था मैं स्कूल साइकिल से जाऊँ। तो मैं 2 साल तक मेरे पेरेंट्स ने बस अलाउ किया 7th 8th में कि हाँ चले जाओ। तो मेरे भाई मुझे फॉलो करते थे। मैं आगे साइकिल से स्कूल जाती थी। 2 साल बाद मुझे मना कर दिया गया। मुझे शौक़ लगा कि ये क्या, लेकिन फिर खैर मैं फिर रिक्शा से जाने लगी। 10th किया, उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने चाहा कि मैं यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ जाकर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करूं। वो किया, बट लेकिन मेरा शौक़ कहीं ना कहीं आर्ट में था। अच्छा, उस ज़माने में ये भी नहीं होता था बहुत ज़्यादा 10th के बाद इतना हॉराइज़न के आपको ही पता हो कि आप क्या चाहते हैं करना ज़िंदगी में। तो मेरे जहन में कहीं ना कहीं था। हमारी आर्ट टीचर ने मुझसे कहा था कि समन, तेरे हाथ में कुछ बात है, अच्छा करती है लेकिन जल्दबाजी में रहती है, तो पूरा ध्यान नहीं देती। खैर वो हुआ नहीं,
मैं चली गई डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स करने। 3 साल वो किया। उसके बाद मैंने ज़िद करके AIR ऑल इंडिया रेडियो रामपुर में अप्रेंटिसशिप की 1 साल, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरी शादी हो गई। मैं अपनी शादी वादी में लग गई। अच्छा, जॉब का ना मेरे घर वालों का ख्याल था कभी करेंगे, ना हस्बैंड भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे जॉब में। लेकिन मैं जो थी शादी के बाद फिर वही बच्चे, स्कूलिंग, ये सब शुरू हो गया और मैं अपनी वही ज़िंदगी, नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगी। लेकिन मुझे एक शौक़ और भी था, ड्राइविंग का। शादी के पहले ही साल में मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि तुम्हें तो ड्राइविंग आती होगी, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास ड्राइवर है। मैंने कहा कैसे हो यार, ड्राइविंग नहीं सीखी? खैर पहले मैंने उन्हें सिखवाई, फिर मैंने उनसे खुद सीखी और मैंने ड्राइविंग खूब की। मेरे इन लॉज जबकि एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन बहुत खुश हुए इस बात से कि हमारे घर में एक ऐसी डॉटर इन लॉ आई है जो ड्राइविंग भी करती है और बहुत आउटगोइंग है। फिर ये हुआ कि बच्चों ने जब थोड़े से बड़े हुए तो उन्हें पता था मम्मी का इंटरेस्ट लाई करता है आर्ट में। तो एक दिन हम स्टेशनरी शॉप पे खड़े थे, मेरे बेटे ने कहा कि आप कभी कभी वाटर कलर्स करती हैं तो ऑयल कलर्स क्यों नहीं लेती? मैंने कहा यार वो तो बहुत महंगे होते हैं और मुझे कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं है कि मैं कर पाऊँगी बहुत अच्छा। तो बोला नहीं नहीं ले लीजिए आप, कोई बात नहीं। मैंने ले लिए और फिर मैंने ऑयल पेंटिंग थोड़ी बहुत की। फिर ये हुआ कि मैं थोड़े और आर्टिस्ट का देख देख के उन्हें कॉपी करती थी। फिर मैं थोड़ा बहुत बनाने भी लगी, मैंने कैनवसेस लिए। फिर मुझे लगा कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यार मैं पेंटिंग करती हूँ पर बिकती तो है नहीं और इतना सब एक्सपेंसिव होता है इसमें। तो वो बोले तो कोई बात नहीं, तुम अपना पैशन फॉलो करो और इस बात की उम्मीद छोड़ दो और फिक्र छोड़ दो कि बिक नहीं रही है, तुम बनाए जाओ। खैर मैंने बहुत बनाई। उसके बाद उन्होंने मेरा इस्लामिक कल्चरल सेंटर लोधी रोड दिल्ली में मैंने सोलो एग्जीबिशन की और जितनों को मैं जानती थी फेसबुक के थ्रू और मेरे जो वो थे लोग मिलने वाले, सबको मैंने इनवाइट किया। कुछ पेंटिंग्स बिकी। फिर साइड बाय साइड मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो सुनने में तो आपकी कहानी अब तक बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि जिस तरह हर एक खातून को अपनी ज़िंदगी चाहिए होती है जिसमें उसको फ्रीडम भी मिले, जो वो चाहे वो कर सके। और आज के वक्त में देखा जाता है कि ड्राइविंग एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर कोई खातून जो है अगर वो ड्राइव कर रही हैं तो उसे बहुत बड़ा माना जाता है। तो अब तक तो काफ़ी कुछ जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? यहाँ कुछ मुझे आपकी आंखों में एक थोड़ी नमी भी नजर आई। ऐसा लग रहा है कि कुछ 2018 के बाद हुआ है आपकी ज़िंदगी में। मेरे हस्बैंड जावेद ग्रेटर नोएडा में अपनी कंपनी में ऑडिट कर रहे थे। वो CA हैं। वो ऑडिट कर रहे थे। ऑडिट के दौरान जब खाना हो रहा था तो उनको एकदम से ब्रेन हैमरेज हो गया और उस दौरान उनको खाना खाते में बहुत वॉमिटिंग हुई और वो कोलैप्स कर गए। तो उस दौरान मुझे फ़ोन आया मेरे घर पे और मैं अपनी उस वक़्त कपड़े वपड़े मैंने बनवाए थे दुबई जाने को। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ज़िंदगी बड़ी मेहरबान है मेरे ऊपर, मैं कल जा रही हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो इतनी बीच मेरे पास फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड को वॉमिटिंग हो गई है, आप कपड़े लेकर पहुँच जाइए। तो मैं आई वॉज शॉक्ड कि ऐसा क्या हुआ है। खैर मेरी फ्रेंड भी थी मेरे साथ इत्तेफाक से, तो उन्होंने कहा चलो मैं चलती हूँ लेकर। और मेरा बेटा ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उन्होंने गाड़ी अपनी चलाई, ड्राइव की। हालांकि एक्सप्रेसवे पे वो फर्स्ट टाइम चला रही थी तो थोड़ा स्लो चला रही थी। तो मेरे दिल में कुछ था, एक हौला था कि क्या चक्कर है। तो दिल चाहता था कार उनसे लेकर मैं लेके भागूं तेज़। खैर मैं बैठी रही, जल्दी जल्दी कोशिश करा कि पहुंच जाएं। मैंने अपने बेटे को कॉलेज से उठाया और फिर मैं वहाँ पहुँची। कैलाश हॉस्पिटल में उन्हें ले गए थे, वो कंपनी से ही उठाकर, उनको मिलने वाले लोग थे सब। तो कैलाश में मैंने जाके देखा कि वो वेंटिलेटर पे थे और बेसुध पड़े थे। तो उसको देखकर तो मैं पूरी हिल गई, मेरी ज़मीन निकल गई मेरे पाँव के नीचे से कि ये क्या हुआ। बस उसके बाद फिर खैर हम लोग उन्हें JP ले आए। वहाँ उनका इत्तेफाक से टीम सब थी मेरे मिलने वाले। एक थे साहब, वो HOD थे वहाँ। खैर वहाँ पर उनका ऑपरेशन हुआ ऑन द स्पॉट और 5 घंटे का। तो
समन जी की जो कहानी इस वक्त हम सुन रहे हैं, वो सुन के कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ एक इत्तेफाक रख पा रही होंगी, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में एक दौर ज़रूर ऐसा आता है जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है और एकदम से, जिसे कहते हैं कि शायद दुनिया की या खुद अपनी ही नज़र अपनी खुशियों को लग जाती है और कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी बिखर के रह जाती है। लेकिन उस बिखरी हुई ज़िंदगी को जब हम समेटते हैं, उसी को कहते हैं ज़िंदगी को संवार देना। तो समन जी, आपके साथ आपकी ये जो स्टोरी सुन के मेरा भी दिल जो है वो धीरे धीरे बैठ रहा है। लेकिन मेरी तरह जो इस वक्त हमें, हमारी ख़वातीन देख रही हैं, नाजरीन हमें देख रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि हम इस कहानी को आगे बढ़ाएं और सुने कि जब आपकी ज़िंदगी बिखर गई, ऐसे में सबसे पहले हमारा जो भरोसा है वो ऊपर वाले से उठ जाता है कि ऐसा क्या कर दिया हमने, ऐसा क्या किसी के साथ बुरा कर दिया, हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्या आपके मन में भी ऐसे कोई ख्याल आए थे? देखिए, मेरे हस्बैंड जो हैं इतने अच्छा सोल, इतने अच्छे बंदे बंदे हैं कि आज तक किसी के मुंह से मैंने आज तक उनके लिए इतनी सी बात नहीं सुनी। लोग आज तक उन्हें याद करते हैं उनके रवैये के लिए, इतने डाउन टू अर्थ, हर एक के एम्पैथी इतनी थी उनमें कि सब उन्हें बहुत मानते थे। मतलब मुझे कहते थे कि तुम्हें हीरा मिल गया। मैं कहती थी कि मैं क्या कंकर हूँ, हीरे को हीरा मिलता है। तो खैर, ऐसे अच्छे बंदे के साथ ऐसा हो जाए तो बहुत ही शॉकिंग भी होता है और सभी को बड़ा शॉक लगा। मेरे भाई को खुद को बहुत अफसोस और बहुत वो हुआ, लेकिन खैर उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, तुम इन्हें घर ले जाओ और मैं अपने बंदे तुम्हें प्रोवाइड करूँगा, दिन का भी रात का भी केयर होगी प्रॉपर। तो हमने फिर बेड लिया, वही पेशेंट्स का बेड लिया और एक बंदा हमने दिन का 12 घंटे का रखा, एक रात का रखा, क्योंकि वो करवट भी नहीं ले पाते थे। बहुत चीज़ें हुई, बहुत लंबा चला सफ़र और मैं उसमें इनके साथ लगी रही। 1 साल बाद, 1 साल गुजर गया, 1.5 साल। डॉक्टर्स ने ये कहा कि इट विल टेक टाइम, आपको बहुत हौसले से काम लेना है। इंसान थी मैं, मुझे भी था कि मैं कब तक हौसला रखूं, लेकिन खैर फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ तो करना चाहिए अपने आप को रेजुविनेट करने के लिए, अपने सोल के लिए। तो मैंने अपना फिर पेंटिंग दोबारा थोड़ी बहुत शुरू करी। मुझे टाइम नहीं मिलता था क्योंकि वो खाना भी नहीं खाते थे, मुझे उनके लिए लिक्विड डाइट देना पड़ती थी। तो मैं 3-4 तरह के सूप बना के रखती थी सुबह सुबह कि हर 2 घंटे पे मुझे क्या देना है, कैसे देना है। फिर उसके बाद मैंने पेंटिंग जब शुरू की, मुझे उसका भी टाइम नहीं, मैं कभी अपनी नींद ख़राब करके करती थी, कभी मैं सुबह सुबह उठ के करती थी, कभी रात को मैं 1-1.5 बजे तक करती थी। थोड़ा थोड़ा टाइम निकालती थी, क्योंकि जब आपका पैशन होता है ना तो फिर आपका दिल चाहता है कि आप उसको अपना पूरा दे दो। मैं बहुत पैशनेट हूँ पेंटिंग और ट्रैवलिंग के लिए, तो आई कैन गो एज़ फार एज़ आई कैन। तो खैर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर शुरू की और मैंने फिर अपना सब, अब मैं जो थी आई थिंक मैंने फ़ील किया कि मैं पेंटिंग में और बेहतर हो गई हूँ। मैंने फिर एक्रेलिक आर्ट शुरू किया। तो जैसे कि समन जी यहाँ पर अपनी स्टोरी जो है वो बता रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने ज़िंदगी में एक सबसे हाई पॉइंट, सबसे खुशियों भरा समय भी देखा, एक खुशियों भरा वक्त भी देखा, फिर उसके बाद तुरंत एक डाउनफॉल आया और फिर से उन्होंने अपने आप को समेटा, जैसे कि हमने पहले भी कहा, और एक बार फिर उठ खड़ी हुई। और ये दिखाता है कि भले ही वक्त अगर आपके ऊपर बुरा आया है, सबसे बड़ी बात तो ऊपर वाले के से कभी हमें जो है वो नाराज नहीं होना चाहिए नहीं। और उसी को हमें मानकर दोबारा उठना चाहिए। आप भले ही किसी भी चीज़ को पसंद करते हो, जैसे समन जी को पेंटिंग करने का बहुत शौक है और उन्होंने उसी को अपनी एनर्जी, उसी से उन्होंने पॉजिटिविटी जो है वो हासिल की। और अगर आप
का कोई और शौक है, अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, अगर आप कुछ भी ऐसा शौक अगर आपके मन में है और आपके ऊपर भी एक कोई बुरा वक्त आपको लग रहा है कि आया है, लेकिन खुद को समेटने के लिए, अपने परिवार के लिए दोबारा खड़े होने के लिए, अपनों के लिए दोबारा खड़े होने के लिए अगर आप थोड़ा समय निकाल पाएं तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग लेवल की जो है वो एनर्जी आती है। तो जैसे कि आपने बताया कि फिर उसके बाद आपने एक्रिलिक पेंटिंग जो है वो शुरू की। फिर मुझे लगा कि एक्रिलिक थोड़ी ज़्यादा, पता नहीं, मुझे, मैं पेंट आर्टिस्ट को देखती थी कि फास्ट ड्राई अप होती है, ऑयल में थोड़ा इट टेक्स टाइम। तो मैंने आर्टिस्ट को देखा बड़े मज़े में एक्रिलिक कर रहे हैं, तो मैंने एक्रिलिक शुरू करी। मैं फिर यूट्यूब पे देखती थी, क्योंकि मैंने ऐसा सच कोई प्रोफेशनल कुछ कोर्स तो किया नहीं था आर्ट में। मैंने फिर एक्रिलिक शुरू करी। मैंने उसके लिए यूट्यूब पे आर्टिस्ट को देखा किस तरह करते हैं, उनसे टेक्निक्स समझी, देखी। मैं इंजॉय भी करती थी देखना, मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं गैलरीज विज़िट करती थी। फिर मैंने पेंटिंग एग्जीबिशंस भी बहुत की दिल्ली में। मुझे जब चांस मिलता था मैं फ़ौरन पार्टिसिपेट कर लेती थी। और मेरे बच्चे ही मेरे क्रिटिक्स हैं पेंटिंग में, ख़ास करके छोटा। वो मुझे हेल्प भी बहुत करता है। कहीं कुछ मिस्टेक होती है तो, हालांकि उसका आर्ट से कोई लेना देना नहीं है, बट वो हर चीज़ में है बहुत अच्छा। तो मुझे आर्ट में, मम्मी आपने यहाँ ये चीज़ छोड़ दी, वहाँ वो, उसमें आप करिए। मैं करती हूँ फॉलो। फिर वो उनकी रील्स बनाता है, इंस्टाग्राम पे मैं लोड करती हूँ। काफ़ी हेल्पिंग है मेरे बच्चे। तो समन जी, आपकी ये जो ज़िंदगी की कहानी है ये सुनकर बहुत अच्छा भी लग रहा है, मोटिवेटेड भी फील हो रहा है, और हम भी ये दुआ कर रहे हैं कि आपके जो शौहर हैं वो जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाएं और आपकी एक बार जो ज़िंदगी है उनके साथ वो आप अपने ज़िंदगी का, जिसे कहते हैं ना, सेकंड इनिंग्स, उसे आप एक बार फिर से जो है वो उसको जीना शुरू करें। अब आते हैं आपके पेंटिंग की जर्नी के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप कौन से स्टाइल की पेंटिंग्स करती हैं, और कितने नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, कितनी ख़वातीन हमें देख रही हैं, अगर वो भी अपनी पेंटिंग की शुरुआत करना चाहें आपकी ये कहानी सुनने के बाद, तो शुरू कैसे करें? क्योंकि हर किसी के दिल में ये एक सवाल ज़रूर उठता है कि शुरुआत कैसे करें, कौन गाइड जो है वो अच्छा कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आज आपसे बेहतर गाइड तो उनके लिए कोई नहीं हो पाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आर्ट इनेबल अस टू फाइंड अवर सेल्व्स एंड टू लूज अवर सेल्व्स एट द सेम टाइम। तो आर्ट मैं जो है ये इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल करती हूँ। इसमें यह है कि ऑन द स्पॉट होता है, वाइब्रेंट कलर्स होते हैं इस्तेमाल, और इसमें आप जो हैं शॉर्ट स्ट्रोक्स, शॉर्ट और क्विक स्ट्रोक्स लगाते हैं। और ये जो है आपको डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिस्टेंस होता है, मतलब आप उसको अच्छी तरह दूर से वो कर पाते हैं कि किस तरह की पेंटिंग है, क्या है। और ज़्यादातर उसमें अनफिनिश्ड लुक आता है, जैसे कि अभी कुछ रह गया है करने से। और इसमें खूब वाइब्रेंट कलर्स इस्तेमाल होते हैं। इंसान में अगर जज्बा हो तो वो क्या नहीं कर सकता है। जज्बा होना बहुत ज़रूरी है, वो आपके हर डर पे हावी कर दें जज्बे को। तो समन जी, आज आपसे मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत आपकी स्टोरी जो है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। और जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं इस वक्त, आपसे यही कहना है कि जब भी मौका मिले, जब भी वक्त मिले, अपने सपनों को ज़रूर पूरा करें। बिल्कुल जी बिल्कुल, मुझे भी बहुत खुशी हुई यहाँ आकर, और एक तरह से इट इज़ अनदर फेदर इन माई कैप कि मुझे आज ये मौका मिला अपने आप को बताने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का। मुझे भी बहुत खुशी है यहाँ आकर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। तो समन जी के साथ आज बातचीत करके हमने उनके बारे में काफ़ी कुछ जाना, और साथ ही साथ उनकी कहानी से हमें एक इंस्पिरेशन भी मिली, जो कि उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपना जो जज्बा है उसे कभी नहीं मारना चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है किसी भी काम को करने का, तो आप अपनी इस ज़िंदगी में उस काम को ज़रूर कर लें। तो आइए इसी के साथ अपने शुमारे में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खे।
एक चुस्की चाय और बस कितने ही थके हुए हो फौरन तरोताजा हो जाते हैं। फिर चाहे वो मॉर्निंग टी हो या फिर ऑफिस का लंच ब्रेक या फिर शाम को थके हारे घर पहुंचे, तो भाई हम चाय लवर्स को तो बस चाय पीने का बहाना चाहिए। कुछ लोगों को चाय में अदरक पसंद होती है तो किसी को इलायची, लेकिन अक्सर होता यूं है कि कुछ खवातीन को अच्छी चाय बनानी ही नहीं आती। तो जनाब, आज हम आपको कुछ बेहतरीन टिप्स देते हैं जिससे आपकी चाय भी बहुत जायकेदार बनेगी। तो चाय बनाते वक्त सबसे पहले ध्यान रखें कि दूध को पहले से ही फ्रिज से बाहर निकाल कर नॉर्मल कर लें। इसके बाद ही चाय में डालें। चाय में अदरक और इलायची पानी गर्म करते वक्त ही डालें और याद रहे इन्हें कूट कर ही डालें। आप चाहे तो इनके साथ तेज पत्ते का बहुत छोटा सा टुकड़ा डाल सकती है। इससे चाय के जायके में और इजाफा हो जाएगा। चाय बनाते वक्त इसे चम्मच की मदद से मिक्स करते रहें। तो लीजिए, तैयार हो गया है एक बढ़िया चाय का प्याला। तो नाजरीन, हमारे आज के शुमारे में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का शुमारा बेहद ही पसंद आया होगा। अगली बार आप सभी से फिर होगी मुलाकात, आऊंगी लेकर कुछ नई जानकारियां। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।